हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। कल मैंने आपको यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यू और पीवाईक्यू प्रोवाइड कर रहे थे 25। आज की हम इस वीडियो में नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आई होप आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने उस वीडियो को देखा होगा, और जिनका भी आज एग्जाम हुआ है तो उनके लिए कहीं ना कहीं वो बेनिफिशियल भी रहे होंगे, क्योंकि वही टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो अभी जिनके अपकमिंग एग्जाम्स हैं, अभी जो लाइनअप है यूजीसी नेट के एग्जाम्स, तो वो भी इन वीडियोस को देखेंगे तो उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और इनमें पीवाईक्यूज भी मिक्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हम अपनी आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। हमने असर्शन रीजन का क्वेश्चन अभी कवर नहीं किया था, इस वीडियो के थ्रू हम असर्शन रीजन का क्वेश्चन कवर करेंगे। असर्शन, टीचर शुड एक्सेप्ट स्टूडेंट्स एज दे आर एंड विद व्हाटएवर कॉग्निटिव लेवल दे हैव। रीजन कह रहा है मॉरलाइजिंग, बीइंग जजमेंटल, एक्सपोजिंग इग्नोरेंस आर बैरियर्स टू सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले तो असर्शन और रीजन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है, जो भी असर्शन दिया गया है आपको उसे कनेक्ट करना है रीजन के साथ। क्या जो असर्शन में बोला गया है क्या वो उसका सही रीजन है, बिकॉज लगाकर हम उसको देखते हैं। अभी इसका मीनिंग क्या हुआ कि टीचर शुड एक्सेप्ट स्टूडेंट्स, टीचर को जो है स्टूडेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए एज दे आर, जैसे वो हैं, एंड विद वॉट एवर कॉग्निटिव लेवल, जैसा उनका कॉग्निटिव लेवल है, जैसा भी उनकी मेंटल एबिलिटी है। बिकॉज मॉरलाइजिंग, बीइंग जजमेंटल और एक्सपोजिंग इग्नोरेंस, अगर हम बच्चों को इग्नोर करेंगे, जजमेंटल हो जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के बैरियर्स होंगे। तो हमने जब यहाँ पर बीच में बिकॉज लगाया, इन दोनों को जब हमने कनेक्ट करा और इनके बीच में जब हमने बिकॉज लगाया, तो हमें पता चला कि जो रीजन है वो असर्शन को सही एक्सप्लेन कर रहा है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इस तरीके से आप असर्शन रीजन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर विल बी 3। क्वेश्चन नंबर 27, विच पेरेंटिंग स्टाइल is the one in which parents seem cool and controlling their interactions with their children, low warmth and high control। आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल वो पेरेंटिंग स्टाइल होता है जिसमें पेरेंट्स कूल लगते हैं या कंट्रोलिंग देयर इंटरेक्शन विद देयर चिल्ड्रन, बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो मतलब उनका वो जो बिहेवियर होता है वो कहीं ना कहीं लो वार्मथ और हाई कंट्रोल को शो करता है। तो इन चारों में से कौन सा आपका वो पेरेंटिंग स्टाइल है? अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन, परमिसिव या फिर रिजेक्टिंग, निग्लेक्टिंग और अनइन्वॉल्व। देखिए अनइन्वॉल्व, निग्लेक्टिंग, रिजेक्टिंग का तो मीनिंग ये होता है कि जहां पर पेरेंट्स बच्चों पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। इन चारों के मीनिंग मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर कर रखे हैं, आप वहां से चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि एक्सप्लेन अगर मैं करूंगी सारे टॉपिक्स तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है बी, अथॉरिटेरियन पेरेंट्स। अथॉरिटेरियन पेरेंट्स वो होते हैं जहां पर लो वार्म और हाई कंट्रोल दिखाई देता है। ठीक है, तो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हु प्रपोज थ्योरी ऑफ मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि वर्बल लर्निंग, मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग किसने प्रपोज की थी, किसके द्वारा प्रपोज की गई थी? तो आंसर विल बी हु प्रपोज थ्योरी ऑफ मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग? आंसर विल बी डेविड अंसुबेल। आंसर विल बी डेविड अंसुबेल। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, फिर असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इवेल्युएशन इज सेड टू बी फॉर्मेटिव व्हेन द इंटेंशन इज टू identify scope and potential for improvement of teaching system. Why? Reason क्या दिया है? The form of such evaluation is informal and has to take place during instruction or teaching। तो क्या जो assertion में कहा गया है रीजन उसको सही से एक्सप्लेन कर पा रहा है? Yes। तो इसका आंसर होगा both A and R are true and R is the correct explanation of A। इवेल्युएशन इज सेट टू बी फॉर्मेटिव। इवेल्युएशन फॉर्मेटिव कब कहा जाता है? जब वो ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन होता है। तो आपको यहाँ पे मैंने कल भी क्वेश्चन कराया था फॉर्मेटिव का, तो वहां जब ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन की बात होती है तो वहां फॉर्मेटिव की हम बात करते हैं। तो इसलिए असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, और जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड स्ट्रेंथ इन मैस्लो हायरार्की आर रिलेटेड टू हायर ऑर्डर लर्निंग। अब इसमें आपको बताना है कि इनमें से नीड स्ट्रेंथ
इन मैस्लो हायरार्की। मैस्लो हायरार्की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ये जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके सेकंड पेपर में भी पूछी जाती है और आपके फर्स्ट पेपर में तो पूछी ही जाती है टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर। तो मैस्लो हायरार्की का टॉपिक आप कवर कर लीजिएगा प्रीवियस वीडियो से। अब इसमें जो नीड स्ट्रेंथ है आपको बताना है हायर ऑर्डर लर्निंग। तो हायर ऑर्डर लर्निंग आपकी होती है एस्टीम नीड्स एंड नीड्स फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी एंड ई। आंसर विल बी 4. Esteem needs and needs for self-actualization is the higher order learning. Answer will be 4. Question number 31. If you want to access the students' performance and want to give them immediate feedback, which software will you select? अगर आप क्या कर रहे हैं, किसी भी स्टूडेंट का आपको परफॉर्मेंस एक्सेस करना है और आपको उसे इमीडिएट फीडबैक देना है, तो आपको वहां पर कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना होगा? तो वहां पर हम यूज करते हैं काहूट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आंसर विल बी ए। ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में, प्रीवियस यूजीसी नेट के एग्जाम्स में। विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूसेस वन ऑफ द मेन फीचर नोन एज सुपर फॉलोज। सुपर फॉलोज मतलब कि किस सोशल मीडिया में हमने ये फीचर को ऐड किया है, सुपर फीचर को? तो वो है आपका आंसर ट्विटर। आंसर विल बी ट्विटर। सुपर फॉलोज कहाँ हमें दिखता है? ट्विटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33. Which theory and theorist are associated with learning through observation? किस थ्योरिस्ट ने कहा है कि लर्निंग जो होती है वो ऑब्जर्वेशन से होती है? हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तब हम उसको सीखते हैं। तो वो बंड्यूरा के द्वारा कही गई है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। आपके पास भी टाइम कम है तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करा रही हूँ। आप आंसर प्रीवियस आगे पीछे करके वीडियोस को चेकआउट कर लीजिएगा, आपको आंसर समझ में आ जाएंगे। व्हाट इज द मेन एम ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट? क्योंकि अभी आपके पास भी इतना टाइम नहीं कि मैं उसको एक एक टॉपिक को या एक एक हर पॉइंट को एक्सप्लेन करूं। मेन एम ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट का मेन एम क्या होता है? टू कीप एन ऑर्डरली क्लासरूम, टू स्टैब्लिश द प्राइमेसी ऑफ द टीचर, टू सस्टेन अ क्वाइट एनवायरनमेंट, टू मेंटेन अ पॉजिटिव प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। तो इन चारों में अगर आप देखते हैं तो मेन एम जो होता है क्लासरूम मैनेजमेंट का वो होता है पॉजिटिव प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, कि जो भी लर्निंग एनवायरनमेंट है क्लासरूम का वो पॉजिटिव होना चाहिए और प्रोडक्टिव होना चाहिए। तो आंसर विल बी 4. क्वेश्चन नंबर 35. इन एडी मॉडल भी मैंने एक्सप्लेन किया है अपनी वीडियोस में, तो आप वहां से अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसकी फुल फॉर्म और इसके बारे में आप पूरा समझ सकते हैं मेरी वीडियोस के थ्रू। एडी मॉडल एग्जाम में अक्सर पूछा गया है। एडी मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन फ्रेमवर्क, द लेटर आई एंड ई इन द एक्रोनियम एडी पर्टेन टू। अब आपसे पूछा जा रहा है इसमें आई और ई एक्रोनियम की फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे आई स्टैंड्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड ई स्टैंड्स फॉर इवेल्युएशन। तो इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन, आंसर विल बी 2. क्वेश्चन नंबर 36. Which of the following does not come under primary law of earning? प्राइमरी लॉज ऑफ अर्निंग के अंतर्गत क्या नहीं आता? लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स या फिर लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स जो है प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग में कंसिडर नहीं होता। हम इन तीनों को अंदर प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग कंसिडर करते हैं। तो आंसर विल बी 3. क्वेश्चन नंबर 37. What does the letter R in instructional design model of teaching assure stand for? अब assure मॉडल भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है, तो इसको भी जाकर आप प्रीवियस वीडियो से, अगर आपको एक्सप्लेनेशन आपके पास टाइम है तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अब आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि यहाँ लेटर R से क्या मीनिंग है? लेटर R इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मॉडल में R से हम क्या बोलते हैं? तो आंसर विल बी रिक्वायर लर्नर पार्टिसिपेशन। R stands for require learner participation. Next question number 38. The field of study concerned with the construction of thought process, including remembering, problem solving, and decision making, is called. अब आपने कोई ऐसा थॉट प्रोसेस है जिसमें क्या इंक्लूड होता है? रिमेम्बरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर बात हो रही है माइंड से, कॉग्निशन से। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज योर answer. Cognitive development is your answer. Question number 39. Rahul was trying to solve some mathematics problems related to trigonometry. He tried many times but failed. अब राहुल ने क्या करा? मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करी रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री, और वो कई बार
कोशिश करी बट वो फेल हो गया. हिज टीचर हेल्प हिम, उसकी टीचर ने उसकी हेल्प करी, विच लेड हिम टू फॉलो राइट अप्रोच एंड ही सक्सीडेड टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जब कोई बच्चा अपने किसी टॉपिक में किसी मैथमेटिकल सॉल्यूशन में फंस जाता है और टीचर उसकी हेल्प करता है, वो बार बार फेल हो रहा है, तो वहां पर जब वो उस अप्रोच को राइट अप्रोच को फॉलो कर रहा है और हम टीचर जो है बच्चे की हेल्प कर रहा है, तो वहां पर वो किसका एग्जाम्पल हुआ, जब प्रॉब्लम टीचर के द्वारा हेल्प करके सिखाई गई बच्चे को, तो वो होता है आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. उसको हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जहां पर टीचर से उसने हेल्प लेके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा. क्वेश्चन नंबर 40. The stimulus which does not require any conditioning for desired behavior is called as. आपको बताना है कि the stimulus which does not require any conditioning for desired behavior, तो unconditional stimulus हम उसको बोलते हैं. which does not require, it means unconditional stimulus. Question number 41 statement wise question है. Learner centered approach is centered on teacher needs. Learner centered approach is centered on cooperative determination of subject matter. अब स्टेटमेंट 1 में ऐसा कह रहे हैं कि लर्नर सेंटर जो होता है वो टीचर की नीड्स को ध्यान में रखते हुए सेंटर में रखते हुए होता है. नो, वहां पर तो हम लर्नर को सेंटर में रखते हैं, तो स्टेटमेंट 1 तो आपकी फॉल्स हो गई. स्टेटमेंट 2, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज सेंटर्ड. लर्नर सेंटर अप्रोच में हम क्या सेंटर में रखते हैं, कोऑपरेटिव डिटर्मिनेशन, जब सब मिलके काम करते हैं किसी भी सब्जेक्ट मैटर को लेकर. तो स्टेटमेंट 2 आपकी करेक्ट हो गई. तो इट मीन्स आपका आंसर हो जाएगा 4. Statement 1 is false, but statement 2 is true. Question number 42. Which of the following is a technique to provide right kind of support in right amount at right time to increase child competence? आपको पूछा जा रहा है कि इनमें से वो कौन सी टेक्निक है जब सही तरीके से सही अमाउंट में हम सही समय पे बच्चे की कॉम्पिटेंसी को बढ़ाने के लिए सपोर्ट करते हैं. तो वहां पर कौन सी टेक्निक को हम यूज कर रहे हैं, तो वहां पर हम यूज करते हैं स्केप फोल्डिंग को. सबके मीनिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं. आपके पास जितना समय है आप उतनी जल्दी जल्दी वीडियोस देखिए, छोटी छोटी वीडियोस हैं आपके लास्ट टाइम पर, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी. अभी स्वयं प्रभा का जो क्वेश्चन है ये, इसमें पूछा जा रहा है कि स्वयं प्रभा इज एन एजुकेशनल लर्निंग प्लेटफॉर्म इनिशिएटेड बाय डैश दैट इज अवेलेबल 24/7. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 में किसके द्वारा इनिशिएट किया गया है, इनिशिएटेड बाय. तो इसमें आपका आंसर विल बी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. ठीक है, नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसको हम अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 44. लर्नर कंबाइंस हर और हिज प्रीवियस स्कीमास और मॉडिफाइज देम एज पर न्यू एक्सपीरियंसेस. एक लर्नर है वो अपने नए एक्सपीरियंस से अपने पुराने स्कीमास को मॉडिफाई करता है. द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग एंड मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्कीमास, मतलब अभी जो उसके पास नॉलेज है, अभी उस चीज का एक्सपीरियंस, उससे एक्सपीरियंस लेके जब वो एक अपनी नए स्कीमा में पहुंचता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अपनी प्रेजेंट एक्सपीरियंस की हेल्प से नए चीजों को जब वो जानता है एक्सपीरियंस की हेल्प से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एकोमोडेशन. एकोमोडेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45. Which of the following statements best describes brainstorming method of teaching? अब इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो बेस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड को डिस्क्राइब करती है. ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड आपको पता होनी चाहिए क्या होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड. आपको भी इस क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा. Production of large number of ideas, small step of presentation with feedback provided, content delivery in a lucid language, थीम बेस्ड इंस्ट्रक्शन अमंग पार्टिसिपेंट्स. तो इसका आंसर क्या होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड वो मेथड होता है जब हम एक लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज को कलेक्ट करते हैं. हम सब बच्चे बैठे हैं, हमने कोई टॉपिक दे दिया और हर बच्चे से कहा कि आप बताओ हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्या आइडिया आप दे सकते हो. तो अगर क्लासरूम में 20 स्टूडेंट्स है तो 20 स्टूडेंट्स के हमारे पास आइडियाज इकट्ठे हो जाएंगे, सब बच्चे अपने अपना आइडिया देंगे. तो जो प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर आइडियाज होता है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड कहलाता है. क्वेश्चन नंबर 46. Which of the following statements best describes summative evaluation? Summative evaluation क्या होता है evaluation procedure में. तो आपको ये कहा जा रहा है the teacher clarifies the doubts of the students at the class itself. Class itself अगर क्लास में बात हो रही है, during the class, during the instruction बात हो रही है, तब
हम बात करते हैं फॉर्मेटिव की। अब यहाँ पे बात हो रही है समेटिव की। समेटिव होती है एट द एंड अ टीचर अवार्ड्स ग्रेड्स टू द स्टूडेंट्स आफ्टर हैविंग ट्रांजेक्टेड द कोर्स वर्क कंप्लीट होने के बाद में जब टीचर अवार्ड या ग्रेड्स बच्चों को प्रोवाइड कर रही है। ड्यूरिंग इंटरेक्शन ये भी नहीं है। द लर्नर मोटिवेशन इज रेज्ड बाय द टीचर थ्रू अ क्वेश्चन आंसर सेशन ड्यूरिंग फीडबैक भी नहीं है। आपका आंसर है 2, अ टीचर अवार्ड्स गोज टू द स्टूडेंट्स आफ्टर हैविंग ट्रांजेक्टेड द कोर्स वर्क कंप्लीट होने के बाद में जब टीचर एक स्टूडेंट का इवेल्युएशन करती है, उसे ग्रेड्स या अवार्ड्स प्रोवाइड करती है, तब वहां हम बात करते हैं सबमिटिव इवेल्युएशन की। तो आंसर विल बी 2। क्वेश्चन नंबर 47 स्टेटमेंट वाइज फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। अभी आपने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं फॉर्मेटिव और समेटिव के, आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन द ओवरऑल परफॉर्मेंस of the students are reported to parents at the end of the year. At the end of the year हम formative नहीं करते हैं। Summative evaluation the teacher clarifies the doubts of students in the class itself. जब क्लास में ही बात हो रही है तब हम वहाँ पे formative देखते हैं, और जब at the end of the year होता है तब वहाँ पे हम summative देखते हैं। तो ये आपको अपोजिट लिखा हुआ है, यहाँ होना चाहिए था summative और यहाँ होना चाहिए था formative। तो आपके जो हैं ये दोनों ही अपोजिट लिखे हुए हैं, इट मीन्स दोनों ही रॉन्ग है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर false. Question number 48. Statement 1 is good teaching is formal in nature. There is no difference between teaching and training. आपसे स्टेटमेंट 1 में कहा जा रहा है कि गुड टीचिंग इज फॉर्मल होता है इन नेचर, और टीचिंग और ट्रेनिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो कैसा है, गुड टीचिंग फॉर्मल ही होती है हमेशा नेचर में, नो वो इनफॉर्मल भी होती है, हमें कई बार बच्चों को इनफॉर्मल तरीके से भी सिखाना पड़ता है। और क्या टीचिंग और ट्रेनिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता, नो टीचिंग और ट्रेनिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो इसलिए ये दोनों ही स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 49 स्वयं प्लेटफॉर्म फैसिलिटेट्स होस्टिंग ऑफ ऑल कोर्सेज टॉट इन क्लासरूम। तो व्हाट विल बी द आंसर, आपसे पूछा जा रहा है जो स्वयं प्लेटफॉर्म है ये फैसिलिटेट्स करता है सारे कोर्सेज को इन क्लासरूम, मीन्स आंसर विल बी फ्रॉम क्लास 9 टू पोस्ट ग्रेजुएट। मतलब कौन सी क्लास पूछी जा रही है, तो 9 से पोस्ट ग्रेजुएट तक स्वयं प्लेटफॉर्म जो है आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, आंसर विल बी डी। लास्ट क्वेश्चन आज का, what higher order knowledge can make the difference between how well and quickly one's student learn material। तो आपसे हायर ऑर्डर नॉलेज पूछी जा रही है कि कौन सी हायर ऑर्डर नॉलेज होती है, वो होती है आपकी मेटाकॉग्निशन। मतलब जिसके बारे में हम सोच रहे हैं उसके बारे में और डीप नॉलेज हम सोच रहे हैं कि हमें क्या करना है और उसको कैसे करना है। तो कॉग्निशन के अंदर जब हम कॉग्निशन करते हैं, थिंकिंग के अंदर जब हम थिंकिंग प्रोसेस करते हैं, उसे हम मेटाकॉग्निशन बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर विल बी 3। तो इस तरीके से आपकी ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, दोनों वीडियोस अच्छे से पढ़ के जाइएगा। मैंने फास्ट मोड में आपको इसीलिए कराया है ताकि आपका भी समय ज़्यादा ना लगे। तो आपको अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। जब तक आपके अभी एग्जाम्स चलेंगे यूजीसी नेट के, मैं छोटी छोटी इसी तरीके से क्वेश्चंस या फिर मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको प्रोवाइड करती रहूँगी। तो देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।